हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मारुति सुजुकी के लेटेस्ट नतीजों के बारे में। जबकि ऑटो में रिकवरी अच्छी आ रही, तो हम ऑटो की रिकवरी, मारुति सुजुकी के लेटेस्ट नतीजे, हम आने वाले समय का कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं मारुति सुजुकी का, ये बात करेंगे। साथ ही में दोस्तों हम देखेंगे क्या कोई नए ट्रेंड इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, पर कब इलेक्ट्रिक? क्या इलेक्ट्रिक ही है कि हम उससे कुछ और आगे भी सोच रहे हैं? हाइड्रोजन, ग्रीन, क्या है दोस्तों? हम इन चीजों के बारे में दोस्तों आज के डिस्कशन में बात करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं पहले से डिस्क्लोजर बता दूं, प्रॉफिट फ्रॉम इट के प्रोग्राम कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। ये एक अच्छी कंपनी है आपकी ऑटोमोबाइल पैसेंजर कार इंडस्ट्री की, इसीलिए हम इनके नतीजे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसको बिल्कुल भी टीप की तरह नहीं देखे दोस्तों। हम प्रॉपर वे में कंपनी के डेटा एनालाइज करेंगे और हमें जो लगता है वो बात करेंगे। बाय सेल का डिसीजन दोस्तों आपका खुद का अपने डेटा पे होना चाहिए। राइट, सो लेट अस बिगिन दोस्तों। तो फ्रेंड, हियर इज मारुति's डेटा। मैं पहले बता दूं दोस्तों कि मारुति की शुरुआत दोस्तों भारत में कब हुई थी? 1981 में दोस्तों, जब लाइसेंस राज था। मारुति उद्योग और सुजुकी मोटर्स के बीच का ये जेवी की तरह शुरुआत हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पार्टनर थे सुजुकी के। दोस्तों ये वो लाइसेंस राज का समय था जो समय पे प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहन नहीं था, लिबरलाइजेशन नहीं था दोस्तों। तो हर कोई कंपनी जो चाहे वो आके बेचे, ऐसा नहीं पॉसिबल था, जिससे कंपटीशन कम थी और लिमिटेड मॉडल दोस्तों लोगों को मिलते थे। दोस्तों इसके बाद मारुति में, अभी अगर हम देखें दोस्तों, तो अभी मारुति उद्योग जो है कंपनी, उसमें गवर्नमेंट का अभी स्टेक नहीं है। अभी टोटल स्टेक आपके सुजुकी का है, तो ये मल्टीनेशनल प्योर कंपनी हो चुकी है। लिबरलाइजेशन के बाद दोस्तों पूरी ऑटो इंडस्ट्री में जैसे जान आई, 1991 के बाद अलग अलग कंपनियां भारत में आई, हुंडई और टोयोटा जैसी। और फिर उन्होंने टक्कर भी दी मारुति को। तो एक जमाना था जब मारुति का अकेले का मार्केट था। फिर जैसे जैसे धीमे धीमे कंपनियां आई, लोगों का मार्केट बनता चला गया। अब यहाँ पे दोस्तों डेटा आप लोग के सामने है। मैं ये सेल सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इन रिलेशन विद द व्हीकल वॉल्यूम। दोस्तों जब भी कोई कंपनी रिसर्च करे, अगर आप फाइनेंस कंपनी रिसर्च करते हो तो उनका एवीएम देखना चाहिए। राइट, एवीएम किस चीज का? लोन का, क्रेडिट एवीएम। जितना कंपनी का क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा उतनी उनको इंटरेस्ट इनकम बनेगी। राइट, अगर आप फुटवेयर की कंपनी देख रहे हो, आपको नंबर ऑफ पेयर की बात करनी चाहिए। वैसे ही जैसे आप अगर डिमार्ट की बात करते हो कि, तो आप नंबर ऑफ स्टोर देखते हो। वैसे दोस्तों जब ऑटो की कोई कंपनी की बात की जाए और ऐसी पैसेंजर कार जैसी प्रोडक्ट, तो आपको व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल की बात जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ डेटा दिया हुआ है। 2004 में कंपनी का टर्नओवर करीबन 10,000 करोड़ था और प्रॉफिट दोस्तों 500 करोड़ के करीब। इसी समय पे दोस्तों मारुति का आईपीओ आया था। आप देख सकते हो वो समय पे भाव दोस्तों 150 से 600 के बीच में था। इन द ईयर 2004 टिल 2002 दोस्तों, सिर्फ 6 साल में आप देख सकते हो 10,000 का करोड़ का टर्नओवर कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया करीबन 30,000 करोड़ में। तीन 2500 करोड़ का प्रॉफिट। दोस्तों कंपनी के मार्जिन 8% के थे। ये दोस्तों डेट फ्री कंपनी है। कंपनी नंबर ऑफ व्हीकल दोस्तों उस समय कितना बेचती थी? यू कैन सी द डेटा दोस्तों, 10 लाख के करीब गाड़ियां इनकी 2010 में बिकती थी। अब जैसे जैसे दोस्तों समय बीतता चला गया, मैं आपको चाहूंगा दोस्तों आप लोग 2019 तक के डेटा को पहले ध्यान से देखें। ये प्री कोविड नहीं है, पर 2017 से ऑटो में मंदी दुनिया भर में आई और इंडिया में भी उसकी इफेक्ट 2017 नहीं पर 2019 में तो जरूर देखने को मिली। 2017 से ग्रोथ कम हो गया था, पर 2019 से बिल्कुल रुक गया था। आप देख सकते हो 2010 से लेके 2019 तक नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड एवरी ईयर बढ़ रहे थे। दोस्तों 2019 में 18 लाख 18.62 लाख व्हीकल मारुति ने ये साल बेचे थे और ये हर साल बढ़ रहे थे। 2019 के बाद दोस्तों व्हीकल की बिक्री कम होने लगी। 2020 15,63,000, राइट, 15,63,000।
अब असल में कोविड की इफेक्ट तो 2021 में थी दोस्तों, अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब पे, पर यहाँ पे तो इफेक्ट 2020 में आ गई थी। 2021 में तो कोविड के लपेट में दोस्तों 14.6 लाख, राइट। और 2022 यानी पिछले साल हमने रिकवरी देखी, पर ये रिकवरी कितनी थी दोस्तों? अभी भी हम 2019 का जो लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम था 18.6 लाख, उसको पार नहीं कर सके हैं। तो अगर वॉल्यूम कम रहेंगे दोस्तों, ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि हाल अच्छा नहीं है। इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बिक्री अब बढ़ती रहनी चाहिए, राइट, पर ये हाल बुरा था दोस्तों। तब से 2019 से इसको टर्नओवर में देखें तो 2010 में जब ये लोग 10 लाख गाड़ियां बेचते थे, इनका टर्नओवर 30,000 करोड़ था, प्रॉफिट 2500 करोड़ का था, राइट। वो समय तक दोस्तों दाम भी बढ़ते बढ़ते 150 600 वाला 1700 से 700 के बीच में आ गया था, राइट। अब अगर अब 2019 देखो तो वॉल्यूम 10 लाख से करीबन 19 लाख, हम कह सकते हैं 18,62,000। टर्नओवर 30,000 से बढ़ के दोस्तों 30,000 90,000 करोड़ के करीब पहुंचा। टर्नओवर क्यों वॉल्यूम से ज्यादा बढ़ता है दोस्तों? ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि टर्नओवर में इंक्रीज्ड प्राइस की इफेक्ट होती है। तो जितना वॉल्यूम होता है कभी उतना टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, कंपनियां दाम बढ़ाएगी जिससे उनको और फायदा होता है, राइट। तो असल में 2019 में 88,630 करोड़ का टर्नओवर एंड प्रॉफिट वाज 7,600 करोड़। मार्जिन इनके 9% के थे दोस्तों। कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया था। This company never made losses since its inception, right? और भाव बढ़ के दोस्तों करीबन 10,000 से 6,000 करीब पे आ गया। आप सोचो 150 से 600 वाला शेयर 10,000 से 6,000 के करीब ट्रेड करने लगा। लोगों ने तगड़े पैसे कमाए टेम्परी कंपनी में और ग्रोथ भी अच्छा था। पर 19 के बाद जो आपके वॉल्यूम कम हो गए दोस्तों, कोविड के समय पे जब खाली 14.5 लाख वॉल्यूम हुआ था, तब इनका टर्नओवर दोस्तों गिर के 88 से 70,000 करोड़ आ गया, जो बड़ी भयंकर बात थी दोस्तों। डिक्रीज नहीं होना चाहिए टर्न। हालांकि आप देख सकते हो वॉल्यूम जितने गिरे उतना आपका सेल्स डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। डायरेक्ट इफेक्ट होती है, राइट। प्रॉफिट जो कंपनी के है दोस्तों वो 4,000 करोड़ के आ गए, यानी हमने 2015 के प्रॉफिट 2021 में देखे, राइट। तो कंपनी भी दोस्तों पुराने दामों पे चली गई। आप देख सकते हो दोस्तों दाम भी इनके 4,000 रुपए के आसपास दोनों साल रहे। अब 4,000 के दोस्तों दाम इनके वापस 2015 व 16 वाले दाम बस आ गए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नीचे आ गया। 22 में रिकवरी आई तो आपका टर्नओवर भी 88,000 करोड़ हुआ, बट स्टिल देखो ना वॉल्यूम लाइफ टाइम हाई था ना सेल्स लाइफ टाइम हाई था, और प्रॉफिट भी नहीं थे। मार्जिन भी गिरे हुए थे पिछले साल दोस्तों, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने की वजह से, राइट, क्योंकि अक्टूबर से ही रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने की इफेक्ट आ रही थी, बराबर। तो काफी अड़चने यहाँ पे देखी गई, और हमने अभी तक ये जो 10,000 1996 का प्राइस 2018 में देखा, जस्ट थिंक अबाउट इट, 4 इयर्स 5 इयर्स हैव गॉन, अभी तक हमने ये दाम दूसरी बार नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वॉल्यूम हमने सेम दूसरी बार नहीं देखे। वॉल्यूम नहीं देखे तो सेल्स नहीं आया, सेल्स नहीं आया तो प्रॉफिट नहीं आया। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। हर एक बिजनेस को प्राइस 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 मत करो, बिजनेस से देखोगे प्राइस समझ में आएगी, राइट। ये पूरी हिस्ट्री आप देखो दोस्तों, तो कंपनी का ग्रोथ ओवरऑल दोस्तों अच्छा रहा है। पिछले 18 सालों में 13% से कंपनी के धंधे प्रॉफिट बढ़े हैं। मार्जिन इनके अच्छे रहे दोस्तों ओवरऑल, और इसके साथ दोस्तों प्राइस में भी एप्रिसिएशन कितना हुआ है दोस्तों? आप हाई और लो दोनों देखो दोस्तों, करीबन हम कह सकते हैं 20% का आगार से कम हमें फायदा हुआ है। डिविडेंड दोस्तों कंसिस्टेंट मिले, यू कैन काउंट ईयर डिविडेंड। जितना दाम नहीं था उससे ज्यादा डिविडेंड मिला। मतलब आईपीओ 2004 में किसी ने लाख रुपए लगाए, उनको लाख तो डिविडेंड में ही बाहर आ गए। अब जो अभी इनकी कीमत 50 गुनी है, 50 लाख, ये बोनस हम इसको बोलेंगे, राइट। कंपनी के वैल्यूएशन दोस्तों लॉन्ग टर्म फेयर पी करीबन 20 से 25 के बीच में रहा है। तो ये पूरा बैलेंस करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ में। फिलहाल ग्रोथ बिगड़ा हुआ, ये ध्यान रखो ना, मारुति में अकेले में नहीं, ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में दोस्तों। ऑटो इंडस्ट्री पूरी बटी हुई होगी प्री कोविड पोस्ट कोविड में, इनफैक्ट प्री कोविड से भी 1 साल पहले, राइट। अब
अब दोस्तों हम ये साल देख रहे हैं अभी के नतीजे कैसे हैं और अब तक क्या ट्रेंड चल रहा था। यू कैन सी हियर, मैंने पूरा ट्रेंड दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको ट्रेंड क्या बताता है। पिछले साल 26% का ग्रोथ था सेल्स में। अब ये 26% का ग्रोथ था, लेकिन ये रिकवरी थी, ये लाइफ टाइम हाई वाला ग्रोथ थोड़ी ना था। तो 26% ग्रोथ था क्योंकि खड्डे में से बाहर निकला, राइट। प्रॉफिट इनके अभी भी टूटे हुए थे, तो सेल्स बढ़े, प्रॉफिट नहीं बढ़े। पर ये साल Q1 से ही दोस्तों पकड़ पूरे पूरी इन लोगों की थी। Q1 में 51% का ग्रोथ। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत इफेक्ट पिछले साल के वेव टू की भी होगी, राइट। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले के साल वेव टू था Q1 में, तो कम माल बिका होगा। सो मानते चलो Q1 में वेव टू की इफेक्ट हो, 51% माल बिका, प्रॉफिट अच्छे बढ़े। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर तो नेगेटिव ग्रोथ था, तो वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इस साल डबल प्रॉफिट हो गए। दोस्तों खट्टे में से निकला है तो डबल प्रॉफिट तो होंगे ही ना। ऐसे ही ज्यादातर कंपनियों में अगले साल आप देखने वाले हो, इस साल ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट टूटे हुए हैं, तो अगले साल जैसे मार्जिन बैठेंगे क्या होगा, आप डबल प्रॉफिट देखो। पहले से सोच लेने का, ये सब चीजें बिजनेस की साइकिल है। मार्जिन इनके Q1 में भी बुरे थे, 3.9%, तो खाली प्रॉफिट अच्छे दिख रहे हैं। ये लो बेस की वजह से मार्जिन तो इनके अच्छे थे ही नहीं Q1 में। दोस्तों इनका अच्छा समय कब शुरू हुआ, मैं कह सकता हूँ H1 से। क्योंकि H1 में ये हमारा सोच बदल गया कि भी ये लो बेस की वजह से 51% का ग्रोथ था, तो H1 में क्यों इतना अच्छा ग्रोथ मिला। दोस्तों Q2 Q1 में ऐड हुआ तो 3 महीने वेव टू वाले, 3 महीने वेव टू बगैर के, फिर भी दोस्तों ग्रोथ तो उतना ही रहा। 49% का ग्रोथ, मतलब ये बढ़िया ग्रोथ है। तो हमको मानना पड़ेगा यहाँ वेव टू की इफेक्ट नहीं है, ग्रोथ इज इन रियल सेंस गुड इन मारुति एंड ओवरऑल कार, पैसेंजर कार। बाकी कंपनियां भी अच्छा कर रही है दोस्तों, कि टाटा मोटर हो गई, हुंडई हो गई, टोयोटा हो गई, राइट। तो पैसेंजर कार के लिए साल अच्छा है और हम ऑलरेडी बढ़िया कर। प्रॉफिट देखो 100 के बदले 227% का ग्रोथ। क्यों? अगर वेव टू था तो ऐसा नहीं होना था, ये थोड़ा डाउन आना था। पर यहाँ आप देखो बढ़िया ग्रोथ प्रॉफिट में आया, मार्जिन दोस्तों और सुधरे। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, जो मैं बहुत बार आप लोगों को कहता हूं दोस्तों, अलर्ट कब हो जाओ, जब बैंड ऑफ द ट्रेंड मिले। तो ये बैंड ऑफ द ट्रेंड है कि नहीं। अभी बहुत से लोग अगले साल जगेंगे, पीयूष भाई मेरे को तो पता ही नहीं मारुति लेना था। अरे इतने सारे प्रेजेंटेशन हुए दोस्तों, इतनी सारी बार हमारी बातचीत हुई है दोस्तों। देखो ये वो समय है जब मारुति ने यूटर्न दिया है, मार्जिन सुधरे, इनफैक्ट सेल्स भी सुधरे, मार्जिन भी सुधरे। तो अब अच्छा समय रहना चाहिए मारुति का। मार्जिन इंप्रूव, प्रॉफिट इंप्रूव एंड सेल्स इंप्रूव, राइट। अब Q3 के जब नतीजे आए, बिल्कुल ढीला नहीं हुआ है, 40% का ग्रोथ बरकरार है। 50% ग्रोथ इज गुड ग्रोथ, राइट। 40% का ग्रोथ सेल्स में, मार्जिन और सुधरे। So we can't expect 6.8% improving margin during this inflationary period. अभी हाई इन्फ्लेशन चल रहा है इंडिया में, राइट, दुनिया भर में। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर कंपनी के मार्जिन सुधर रहे हैं। तो ये दोस्तों अच्छा है, अच्छा इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल मारुति में कोई खराबी दिख नहीं रही है। जो खराबी थी डिमांड में वो भी सुधरी, जो टेम्पररी मार्जिन डाउन हुए थे वो भी सुधरे। तो वी नीड टू फोकस एट मारुति डेफिनेटली। दोस्तों इन डेटा के आधार पे मुझे क्या अंदाज रखना चाहिए ये साल का। दोस्तों मेरा एस्टिमेट है इस साल का 35% से धंधा बढ़ेगा दिस ईयर, राइट। मैं थोड़ा और 5% इधर गिरा दूं तो 33 से 35% इस साल सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे दोस्तों 115% से, क्योंकि मार्जिन मैं यही पकड़ के चल रहा हूँ 6.8%। तो ये साल दोस्तों हम बढ़िया सेल्स ग्रोथ देखने वाले। इन डेटा पे मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, इससे पहले अभी का थोड़ा हाल देख लेते कि जो नतीजे आए इसमें इंपॉर्टेंट खास चीज क्या है। किसने ये ग्रोथ दिया 40%, क्यों इनके मार्जिन सुधरे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ देख लेते किधर से मिल रहा है। या मैंने सेगमेंटल ग्रोथ डाला हुआ है दोस्तों 9 मंथ का, पिछले साल के मुकाबले, राइट। तो अभी इनका जो ग्रोथ है दोस्तों, धंधा बढ़ा है इनका 40% से, राइट। पर वॉल्यूम बढ़े हैं दोस्तों इनके 25% से, राइट। तो 25% से वॉल्यूम बढ़े तो 25% से धंधा बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों? हाँ, प्राइस इन लोगों ने बढ़ाया। तो दिस इज अ स्मार्ट मूव।
अब 25% अगर वॉल्यूम बढ़े है तो ये भी देख लो कि किधर से बढ़े, ज्यादा हो। दोस्तों डोमेस्टिक सेल्स में एक बड़ा जंप है, कैन यू सी 87%, बढ़िया चीज है दोस्तों, सॉरी 87% ग्रोथ, 26% ग्रोथ, राइट। इनको 87% धंधा डोमेस्टिक से मिलता है, 13% खाली एक्सपोर्ट है, तो इनका डोमेस्टिक ही देखते हैं। डोमेस्टिक अच्छा कर रहा है, 26% ग्रोथ यानी। अब डोमेस्टिक में क्या अच्छा कर रहा है, डोमेस्टिक में सबसे अच्छा कर रहा है दोस्तों अदर ओईएम, बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं होता है, 3% खाली मायने रखता है, तो ये मत देखो। जो बड़े धंधे हैं इनके, कॉम्पैक्ट कार, यू कैन सी 35% से जंप दिया है दोस्तों सेल्स, तो दैट्स ग्रेट। मिनी प्लस कॉम्पैक्ट दोनों को मिलाओ दोस्तों तो ये 56% कंपनी के टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करता है, और इसका ग्रोथ 29% है। मिनी इतना अच्छा नहीं रहा, पर कॉम्पैक्ट ने इनको एक बढ़िया जंप किया, ये हमको दोस्तों यहाँ से पता चला, राइट। तो कॉम्पैक्ट कार्स आर मूविंग गुड। अब दोस्तों और एक चीज देख लेनी है, मार्जिन सुधरे कैसे, सही में सुधरे कि कुछ अदर इनकम की वजह से हो गया है, लेटेस्ट चेक। यहाँ पे मैंने रिजल्ट डाला हुआ है, लेटेस्ट रिजल्ट, एज वी टॉक अबाउट इट, यूनिट 25% से बढ़े, मतलब वॉल्यूम 25% से बढ़े, धंधे 40% से, खर्चे 32% से बढ़े। अब खर्चे दोस्तों असल में वैसे 40% से ही बढ़ने चाहिए, पर ये वो टाइम है इन्फ्लेशन का जब खर्चे धंधे से ज्यादा बढ़ते हैं दोस्तों, राइट। सो हियर यू कैन सी कि आपके खर्चे धंधे से कम बढ़े, तो ये तो अमेजिंग चीज हुई दोस्तों, जिसने इनको सपोर्ट किया है। तो खर्चे 32% से, फाइनेंस तो वैसे इनका है नहीं, डेट फ्री कंपनी है, नॉर्मल चीज है ये तो। प्रॉफिट इसीलिए इनके 176% से बढ़े, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया, लास्ट ईयर के 3.4% मार्जिन के मुकाबले 6.8, वेरी गुड इंप्रूवमेंट इन मार्जिन, राइट। नाउ इवन इन देयर पेइंग कैपेसिटीज इंप्रूवमेंट, राइट। यहाँ मेरे को असल में लिखना नहीं चाहिए क्योंकि नेगेटिव है तो आप प्रॉपर नहीं कैलकुलेट कर पाओ, बराबर। तो ये भी देखो कि चलो खर्चे क्यों कम बढ़े, तो खर्चे को देखो तो मैंने यहाँ मेजर कॉस्ट का भी डेटा दिया हो। देखो इनका सबसे बड़ा खर्चा क्या है, 100 रुपया खर्चा होता है तो 45 रुपीज जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, ये इनका सबसे बड़ा खर्चा है, पर ये खाली 28% से बढ़ा। तो इन्होंने बड़ा स्मार्ट मूव किया है। देखो 25% से वॉल्यूम बढ़े, 25% से कॉस्ट बढ़ा, तो ये मैच करता है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि दाम घटे हैं रॉ मटेरियल, पर इन्होंने प्राइस इतने बढ़िया बढ़ाए, 40% से धंधे बढ़े और खर्चे की गैप रही। स्मार्ट मूव बाय मारुति, कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट, राइट। स्टॉक इन ट्रेड को गिनना नहीं चाहिए दोस्तों, ये तो रहता ही है, इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड हमेशा प्लस माइनस रहेगा, राइट। जनरली इनके पास 2 महीने का तो दोस्तों इन्वेंट्री रहता है, राइट। स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेंट्री मिला के इनके पास इतना रहता है, दूसरे खर्चे इनके बहुत ज्यादा है नहीं यार, राइट। तो अब मैं आ जाता हूँ वापस से डेटा पे कि चलो जो हमने यहाँ डेटा देखा है, कभी फिगर पे विश्वास नहीं कर लेने का तुरंत, उसको डेप्थ में भी देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये इधर एवरीथिंग इज गुड दोस्तों। तो मैंने जो अनुमान रखा है 35% ग्रोथ का, सही है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मेरे को। और मैं डबल प्रॉफिट इस बार देखूंगा, 6.8% के मार्जिन, इन डेटा के आधार पर, कंसिडरिंग दिस डेटा, मैं उम्मीद कर सकता हूं ये साल कंपनी लाइफ टाइम हाई सेल्स करेगी, 1,19,200। देखो हम लोग वेट करते थे भारती का, एक समय पे उनका भी 90,000 करोड़ का करीब सेल्स था, मारुति का, इनका भी आपने देखा यहाँ पे 90,000 करोड़ के, दोनों ही 1 लाख करोड़ नहीं पहुंच पाए, उससे पहले मंदी आ गई। तो आपका मारुति भी 88 से गिर के 70 आ गया था, पर ये साल वो लैंडमार्क ईयर है। देखो लास्ट ईयर भारती ने भी लाख करोड़ पार कर दिया, ये साल मारुति का है दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम अपने जीवन में लाख करोड़ के लैंडमार्क को पार करेंगे इन द टर्म्स ऑफ सेल्स। पर एक और नेगेटिव चीज ध्यान में रखो, ये ग्रोथ जो है इस बार का, मैंने 20% वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद किया है, अभी है 25, मेरे को उम्मीद 20% की है 3 महीने बाद। ये बार 17,50,000 के करीब इनके वॉल्यूम रहने चाहिए, 17,50,000। तो अगर ये 20% ग्रोथ से आता है तो भी इन्होंने लाइफ टाइम पार नहीं किया, अभी भी वॉल्यूम कम है, पर धंधा क्यों लाइफ टाइम हाई पार हो गया, प्राइस इंक्रीमेंट। सो दैट्स ग्रेट, ये भी एक तरफ माइंड में होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा खुशी कब होगी, जब वॉल्यूम भी पार करेगी, बराबर है। प्रॉफिट 8,000 करोड़, लाइफ टाइम हाई के करीब, पहले प्रॉफिट 7,600 करोड़ से, तो यह हम उम्मीद रखेंगे सेल्स प्रॉफिट दोनों लाइफ टाइम हाई आएंगे। एक ही चीज लाइफ टाइम हाई नहीं होगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आ जाए दोस्तों ये फटेगा, राइट।
अब यहाँ पे ईपीएस 268 का उम्मीद कर रहा हूँ। ये लोग कंसिस्टेंट का डिविडेंड देते हैं, 80 रुपया इस बार डिविडेंड मिलेगा। पर इनका फेयर वैल्यू 6700 रुपीज है। मैंने 25 का पीई गिना हुआ है, डेट फ्री कंपनी है। ग्रोथ ये लोग करेंगे दोस्तों 15% जैसा ग्रोथ उम्मीद करनी चाहिए ओवरऑल। ये साल भले 35%, पर ये दशक में 15% ग्रोथ आना चाहिए, राइट? क्यों, मैं आपको बाद में ले जाता हूँ वहां पे। 2025 में दोस्तों 1.5 लाख करोड़ वॉल्यूम इनके लाइफ टाइम हाई होंगे 2025 में, तो धंधा भी लाइफ टाइम हाई। ये प्रॉफिट में भी एक नया लैंडमार्क करेंगे, 10,000 करोड़ पार कर देंगे। फेयर वैल्यू अपना 10,000 के करीब आ जाएगा। 2030 में दोस्तों करीबन 24 लाख वॉल्यूम मारुति को मिलने चाहिए, राइट? क्यों, आते उसके ऊपर थोड़ी देर में, बराबर है। 3 लाख करोड़ का धंधा, 23,000 करोड़ का प्रॉफिट। सो यस, 20,000 करोड़ की फेयर वैल्यू। दोस्तों फेयर वैल्यू एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। देखो अभी फेयर वैल्यू 6700, भाव थोड़ी ना उतना है। तो अगर आपका ये फेयर वैल्यू 20,000 है, मतलब 25-30 हजार दाम होना चाहिए वो टाइम पे, राइट और रॉन्ग? तो यस, फ्यूचर में कोई डाउट नहीं लगे, एवरीथिंग इज गुड। करंट क्या है दोस्तों? अभी अभी हमने देखा दोस्तों, ट्रेंड इस बार का बढ़िया है दोस्तों। इनका ईपीएस पिछले साल 125 था, अभी 244 है। 268 के करीब ये साल ईपीएस रहे दोस्तों। पी इनका अभी 35 का है, ट्रेल पी। तो 35 दोस्तों हम ये नहीं कह सकते बहुत महंगा है, बैलेंस्ड है। इनका धंधा 40% से बढ़ रहा है और पी 35 का है, तो हम कैसे कह सकते महंगा है? हम कह सकते इस समय पे कि मारुति एक क्वालिटी बाइंग है। तो मारुति ग्रोथ बाइंग भी है, ग्रोथ भी अच्छा है, और मारुति वैल्यू बाइंग भी अभी है दोस्तों। ऐसी ही चीजें हमने कुछ और कंपनियों में बताई थी, जहां पे जबरदस्त आप लोगों को बाउंस मिले थे। याद है ना? वैल्यू बाइंग आपको एसबीआई में मिला था, भारती में मिला था, राइट? वैल्यू बाइंग इधर भी है दोस्तों। ऑल राइट। सो हम बिल्कुल नहीं कह सकते महंगा है, डेफिनेटली ऐड करना चाहिए, बराबर है। दिस इज ऑल अबाउट योर मारुति चार्ट। क्या कहते हैं? दिस इज द चार्ट ऑफ मारुति दोस्तों। ऑलरेडी पिछले 20 सालों में 50 गुना हो चुका है, डिविडेंड तगड़े दिए दोस्तों। गिरावट अगर आती है, गिरावट आ भी सकती है, एक आधा कारण है, मैं अभी बताता हूँ, वो भी आपको। नियर टर्म में वो नेगेटिव शॉर्ट टर्म के लिए है, पर लॉन्ग टर्म एकदम तगड़ा। 66 के करीब ऐड करना चाहिए। हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 साल का करेक्शन देख चुके हैं। अब ये रॉकेट छुटने की ओर है। देखो लाइफ टाइम हाई सेल्स प्रॉफिट तो आ गए, खाली वॉल्यूम नहीं है, वो भी आ जाएंगे। 16,000 का टारगेट दोस्तों 3 साल का रख सकते हैं। कितना? 16,000 का टारगेट में इसका उम्मीद कर सकता हूं आने वाले 3 सालों में, क्योंकि ये वैल्यू बाइंग है, कोई महंगा ये नहीं। ऑल राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मारुति। यहाँ पे कुछ चीजें हम जरूर दोस्तों ऐड करेंगे कि ये हमने 15% का ग्रोथ क्यों यहाँ पे उम्मीद कर, राइट? ये भी देखेंगे दोस्तों। देखो, और एक नेगेटिव चीज मैंने बताई, उसको भी ध्यान रखो। देखो अभी ग्रोथ सब बढ़िया है, लेकिन अभी जो इनके फेब्रुआरी के जो वॉल्यूम के डेटा है, वॉल्यूम इनके फेब्रुआरी के वापस से बिगड़े हैं। वॉल्यूम मतलब, सॉरी ना, वॉल्यूम नहीं, प्रोडक्शन वॉल्यूम के डेटा। देखो यहाँ लिखा है द प्रोडक्शन वॉल्यूम, मतलब बिक्री चल रही है, डिमांड है, सेल्स है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैड अ माइनर इम्पैक्ट। अभी माइनर है, फेब्रुआरी में 6% से इनका प्रोडक्शन कम हुआ, तो ये इफेक्ट करेगा। हाँ लेकिन स्टॉक रहता है, पर फिर भी 6% अभी प्रोडक्शन कम कर पा रहे। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी है यहाँ पे, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑफ ऑन मार्च 23 प्रोडक्शन। तो मार्च में भी ये इम्पैक्ट इससे भी थोड़ी ज्यादा रह सकती है, राइट? द कंपनी इज टेकिंग ऑल पॉसिबल मेजर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट, राइट? तो ये नेगेटिव चीज ध्यान रखो। फेब्रुआरी मार्च में मान लो करेक्शन होता भी है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है, डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो डिमांड तो और अच्छी रहेगी इनकी। अब इसके साथ दोस्तों कुछ और डेटा भी हम देख लेते हैं जो बड़े काम के हैं, जो हमें ये बताते हैं दोस्तों कि ओवरऑल फ्यूचर कैसा रह सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे यार मारुति में क्या है ना, ये लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आ ही नहीं रहे, वो टेस्ला आ गया और सब बेच गया इंडिया में, तो क्या करेगा मारुति, सोता रहेगा क्या? क्या सही में ऐसा है? देखते चलो इन लोगों का क्या प्लानिंग है, और इनका रिसर्च भी क्या कहता है, क्योंकि भारत को हमसे ज्यादा ये जानते हैं इनका कितना पेनिट्रेशन है। देखो मैं यहाँ पे आपको वो फाड़ा का डेटा बताता हूँ दोस्तों। ठीक, पैसेंजर कार मैंने बताया कितनी बिक रही है दोस्तों, पीवी, पैसेंजर व्हीकल। फेब्रुआरी में दोस्तों 2,87,000 वॉल्यूम बिके हैं, एक ही महीने का डेटा है यार। नाउ
लेट मी चेक पैसेंजर व्हीकल डेटा, पीवी के डेटा क्या कहते हैं, कहाँ गया, ओके टू व्हीलर, दिस इज थ्री व्हीलर, ओके ये क्या है, पैसेंजर व्हीकल, 41% का मार्केट शेयर। अब दोस्तों जब लाइसेंस रहा था तब तो 100% इन्हीं का मार्केट शेयर था। लिबरलाइजेशन के बाद सब कंपनी आई और देखो सबसे पहले हुंडई आई तो हुंडई का मार्केट 14%। टाटा बहुत अच्छा कर 13.6%, ये लोग भी अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने में सफल हुए हैं। तो टाटा, यस वी शुड बी प्राउड अबाउट दिस कंपनी, टाटा एंड महिंद्रा बोथ, दैट यस दीज आर इंडियन कंपनीज। बहुत नीचे इन लोगों के नंबर थे पर ये लोग बढ़िया कर रहे हैं और कम से कम ये तीसरे नंबर चौथे नंबर पे तो आ गए। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी 7 से 10% मार्केट शेयर बढ़ाया, तो दोनों कंपनियां अच्छा कर रही, राइट। पर मारुति 41% मतलब एकदम तगड़ी बात। या टाटा मोटर पे अगर हम ध्यान दें तो टाटा मोटर एक डेप बर्डन वाली कंपनी, तो हाई डेप्ट है जिसकी वजह से हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिलते नहीं। तो सेफ कहाँ पे हम रहते हैं, मारुति ज्यादा सेफ है। देखो इतने वर्षों कंसिस्टेंट डिविडेंड दिए, ये डेप्ट के कारण नीचे खींचा रहता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जब आप देखो तो इनको कभी पैसेंजर कार की तरफ मत देखो, भले चौथा नंबर है पीवी में पर इनका बड़ा टर्नओवर कार ट्रैक्टर से आता है, दे आर किंग इन ट्रैक्टर, राइट। तो अभी हम वो डेटा देखते हैं फ्यूचर का कि मारुति क्या फोकस कर रही है। तो हियर वी कैन सी दोस्तों, मारुति के बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ दी हुई है। इंडिया पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, इंडिया का पॉलिसी ऑब्जेक्टिव अभी क्या कह रहा है, इंटरनेशनल कुछ कमिटमेंट है इंडिया के। बाय 2030 इंडिया का क्या गोल है, इंडिया विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%। 2030 तक हमको हमारी कार्बन इंटेंसिटी डिक्रीज करनी है। India to achieve the target of net zero carbon emission by the year 2070, a very optimistic goal. Internal need for energy and environment, ये बड़ा नेगेटिव है। ऑयल इंपोर्ट में हमको रिडक्शन करना है, ये नेगेटिव में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अब तक बड़ा नेगेटिव था। जैसे ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल डीजल की जो हम इंपोर्ट करते हैं तो वो तो हमारे कंट्री को नीचे खींचता है। इंपोर्ट ही अगर करते जाएंगे वो ट्रेड डेफिशिएंट बढ़ाता है, राइट, रुपए को कमजोर करता है। तो हो सके उतना हमें ऑयल इंपोर्ट से दूर रहना है। आपको 2008-9 का समय भी याद होगा, जो समय पे बहुत सब्सिडीज भी हुआ करती थी पेट्रोल डीजल पे, और कितना स्थिति खराब हुई थी दोस्तों। अभी के समय में कम से कम कोई सब्सिडीज नहीं है तो ये कोई लायबिलिटी नहीं है, पर लायबिलिटी इंपोर्ट पे जरूर, राइट। तो ये दो इंटरनल नीड है दोस्तों एनर्जी एंड एनवायरमेंट के लिए। एक ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, एमिशन कंट्रोल करना है पॉल्यूशन के लिए। यूनिक कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, दिस इज अ वेरी गुड डेटा अगेन गिवन बाय मारुति। दोस्तों हम जब कोई भी कंट्री की बात करते हैं तो सीधा यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना बिकेगा, यहाँ वैसा बिकेगा। हर एक कंट्री अलग है और खास करके इंडिया तो बहुत डिफरेंट। देयर इज अ यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट शेयर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे दोस्तों 75% वॉल्यूम टू व्हीलर से आता, 75%। गाड़ी खाली 15% और अदर्स 10% में आते। देखो वापस से आपको फाड़ा का डेटा बताऊं, लेट मी शो। टोटल वॉल्यूम कितने थे इंडिया में, 17,75,000 टोटल व्हीकल बिके। उसमें गाड़ियां कितनी, सॉरी उसमें टू व्हीलर कितने, 12.67 है ना करीबन, जो ये डेटा ये लोग दे रहे उसके हिसाब से। 75% टू व्हीलर का वॉल्यूम, 15% खाली कार का। उसमें भी इसलिए सबसे पहले फोकस किधर होगा, इलेक्ट्रिसिटी में, इधर टू व्हीलर में, फिर कार का नंबर लगे, बराबर। पेट्रोल डीजल कंजप्शन इन इंडिया कितना है, 72% व्हीकल डीजल, 28% पेट्रोल, राइट। अब टोटल कंजप्शन जो होता है पेट्रोल डीजल का 100 अगर हम गिने तो उसमें 72 डीजल है, खाली 28 पेट्रोल। डीजल कंजप्शन इन इंडिया इफ यू कंसिडर विद डिफरेंट कैटेगरी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रक में 53% डीजल का कंजप्शन, कार्स में 13% ही इन लोगों का स्टेक डीजल का, फॉर अदर एंड 30% इन नॉन ट्रांसपोर्ट। पेट्रोल कंजप्शन अगर हम देखें तो 62% जो टू व्हीलर है दोस्तों वो पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, राइट। और गाड़ियों में 36% दोस्तों पेट्रोल कंजप्शन की गाड़ी, राइट। तो यहां पे हमको ये देख के पता चलता है कि गाड़ियों में वैसे पेट्रोल है, राइट। टू व्हीलर 62%, यहां पहले ईवी, यहां पे बाद में।
अब यूनिक कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया दोस्तों अलग अलग कंसिडर किया है, और ये बहुत ही काम का डेटा है जो हमें हमारे माइंड को ओपन कर सकता है ई व्हीकल या क्या उसके ऊपर। दोस्तों इंडिया में ये अलग अलग प्रकार के व्हीकल है, टू व्हीलर ना थ्री व्हीलर ना स्मॉल पैसेंजर व्हीकल ना बिग पैसेंजर व्हीकल ना लाइट कमर्शियल व्हीकल, बस, इंटरसिटी, इंट्रासिटी एंड ट्रक्स। कंसिडरेशन टू ईच व्हीकल सेगमेंट, राइट। सबसे पहला क्या था, दिस वाज योर कंसिडरेशन नंबर वन। कंसिडरेशन नंबर टू, each vehicle segment will be served based by different technology solution। हम ये सोचे सारों का एक ही सॉल्यूशन, नो, हर एक सेगमेंट का अलग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हो सकता है। कंसिडरेशन नंबर थ्री, द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विल ऑल्सो चेंज विद टाइम, समय के साथ ये भी बदलेगा। कंसिडरेशन नंबर फोर, दिस इज वेरी, India needs to be much more cost effective than rest of the world because India's GDP per capita in purchasing power term is not so much high, right? नॉर्वे, अब जहां पे आप लोग देखते हो कि यस ई व्हीकल कितना सक्सेसफुल है, 79 जीडीपी पर कैपिटा इन पीपीटी टर्म, यूएसए 69, नेदरलैंड 63, जर्मनी 57, जापान 43, इंडिया 7। लो जीडीपी पर कैपिटा इन पीपीटी टर्म, ऐसे में एकदम महंगी ई व्हीकल मुश्किल होते हैं, राइट। और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। अभी कॉस्ट इफेक्टिव सबसे ई व्हीकल से भी ज्यादा क्या है इंडिया में, सीएनजी, राइट और रॉन्ग। तो दोस्तों क्या है वो रास्ता। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एड्रेस ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे, उन्होंने बकेट ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया, बकेट ऑफ टेक्नोलॉजीज टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट, टू बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। India's energy independence is the need of the hour। दोस्तों हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए एनर्जी में, ये नहीं कि इंपोर्ट करते जाए हुए। Therefore, today we have to make a resolution to make India energy independent before the completion of 100 years। Last 75 years तो डिपेंडेंसी के ही गए पूरे, नेक्स्ट 25 ईयर में ये पूरा नक्शा चेंज कर, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 100 years of independence, and our roadmap is very clear for the same। कैसे? It should be a gas-based economy। There should be a network of CNG and PNG across the country। दोस्तों ये नहीं है इतना अच्छा नेटवर्क अभी पान इंडिया में। दोस्तों अभी कुछ ही स्टेट है, जैसे जितने सीएनजी के पंप है उसमें मेरे ख्याल से 20% तो खाली गुजरात में अकेले ही है, राइट। तो यहाँ पे एफिशिएंसी है सीएनजी की, तो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है लोगों के लिए। हर जगह नहीं है दोस्तों ऐसा, राइट। तो ये पूरे भारत भर में सीएनजी पीएनजी वो भी अभी तो पेनिट्रेट करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव जरिया है। देयर शुड बी अ टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो 20% अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो 20% इंपोर्ट पे जो बर्डन है वो भी कम हो जाता है, एंड ये सक्सेसफुल है, पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया हैज ऑल्सो मेड अ मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की और भी हम बहुत ही बढ़िया मूव करेंगे। साथ में एक और चीज दोस्तों यहाँ पे पढ़िए, जिसकी आजकल बात बहुत हो रही है। वी हैव टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इन द अमृत काल। जो अमृत काल में हमारी एंट्री हुई है, भले 75 साल हमने इंपोर्ट पे रहे हम ऑयल के, अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन क्या, वैसे ये अलग अलग प्रकार के ब्लू हाइड्रोजन भी रहता है, बट व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है, राइट। ये इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने की पूरी प्रक्रिया है, जो एकदम रिन्यूएबल एनर्जी से ये पूरा बनता है। वैसे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी फोकस करें तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो किधर से हो रही है, ज्यादा उसमें भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, पर यहाँ पे ये पूरा रिन्यूएबल है। और ये एक नई टेक्नोलॉजी है दोस्तों, कुछ ही कंट्रीज पे फोकस कर रहे हैं, ये आने वाले कल की टेक्नोलॉजी है। आपने नितिन गडकरी के प्रवचन में भी बार बार ग्रीन हाइड्रोजन का सुना होगा, तो ये क्या सही में इतना इफेक्टिव है? दोस्तों अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसकी काफी अच्छी चर्चा हुई थी, और ये उनका एक लेख मैंने रखा है यहाँ पे, विच कंट्रीज कुड बिकम द वर्ल्ड हाइड्रोजन सुपर पावर। अब दोस्तों वर्ल्ड हाइड्रोजन सुपर पावर की एक दौड़ है, क्योंकि एक बढ़िया ऑल्टरनेट है जो रिन्यूएबल से बन रहा है, राइट। तो अगर इसमें आगे बढ़ते तो काफी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री के नाम होंगे जो सुपर पावर बनने वाले हैं?
हाइड्रोजन में दोस्तों, राइट। जहां पे दोस्तों अभी अगर हम देखें तो चाइना तो है ही, राइट। चाइना कंज्यूम्स एंड प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन देन एनी अदर कंट्री। इट्स करंट एनुअल यूसेज इज मोर देन 24 मिलियन टन। तो वो तो अच्छा ही कर रहे, जो मैंने अभी आपको हाइड्रोजन बताया, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन सबसे अपने काम का है, रिन्यूएबल एंड इलेक्ट्रिसिटी से बनता है, राइट। अब यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर काम कर रहा है, राइट। उनका एक गोल है दोस्तों। तो इंडिया पीछे नहीं। आपने देखा होगा, चाहे 5G की बात हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो दोस्तों, भारत अब नई टेक्नोलॉजी में डेवलप कंट्रियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। यहाँ हम बिल्कुल पीछे नहीं है दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन कुड हेल्प मेक इंडिया मेक अ क्वांटम लीप टू एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047, Prime Minister Modi said during the launch of the country's नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2021 में शुरू हो चुका है दोस्तों। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी मेकर्स आर कंसिडरिंग लेजिस्लेशन requiring oil refineries and fertilizer plant to use a minimum quota of green hydrogen in their industrial। आप शांति से इसको पढ़ देना, मैं इसकी लिंक भी वीडियो में रख दूंगा। पर ये सब कंट्री नहीं कर रही है, क्यों कंट्री, दूसरी डेवलप कंट्रियां कर रही है। अब इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यूएस, तो भारत इस पे बहुत बढ़िया कर रहा है दोस्तों। और अभी आपने अगर इसी को मैं रिलेट करूं, अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने जब अपने एनुअल रिजल्ट पेश किए थे, राइट, सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए थे, रिलायंस के भी रिपोर्ट में आप बार बार इसी प्रकार से हाइड्रोजन सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ये लोग भी जान गए हैं हम भी क्रूड में है, हम भी फोसिल ऑयल में है। और आने वाला जमाना अगर ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ेगा और इंडिया खुद फोकस कर रहा है, तो रिलायंस कैसे पीछे रह सकता है दोस्तों, राइट। ये चित्र अगर आप देख रहे हो तो तैयार हो जाओ, रिलायंस भी पीछे नहीं है। वी जस्ट वॉच, मैंने इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में वैसे भी पढ़ा था, फोकस ऑन रिवोल्यूशनाइजिंग ग्रीन एनर्जी सेक्टर विथ फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन ऑफ गीगा फैक्ट्रीज एट जामनगर। तो ये लोग तो लग चुके हैं गीगा फैक्ट्रीज एट जामनगर पे। ये क्या है, ये डेटा दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट से आपको मिलेगा। फिर न्यू एनर्जी क्या उनका प्लानिंग है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, शांति से आप देख लेना। बट रिलायंस इज द प्लेस फॉर ए फुल्ली इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल इको एनर्जी इकोसिस्टम। अभी ये वीडियो भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्यों बताया था वो अभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखना इन लोगों का क्या प्लानिंग है, राइट। तो निकल गया है दोस्तों, कहाँ पे, इसी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, राइट। और अभी बहुत लोग ये कह रहे थे ये आरईसी के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये वो इंडिया वाली आरईसी नहीं है। बोल रहे लोग ये गवर्नमेंट इनको जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। अरे ये आरईसी दूसरा कंपनी है फॉरेन का, जो इन्होंने खरीद लिया है, सबसे बड़ा सोलर सोलर पैनल बनाने का कंपनी। इन्होंने लिथियम वैक्स को खरीदा, पैराडियन खरीदा। तो ये बड़ा लिप करने वाले हैं दोस्तों ग्रीन एनर्जी में। तैयार हो जाओ इसके लिए। अब आप हर रिपोर्ट में, जैसे रिलायंस रिटेल सबसे बड़ा बना, जैसे जियो भारती को टक्कर दे के नंबर 1 बन गया ग्रीन हाइड्रोजन में, नो डाउट अबाउट इट। तगड़ा ये लोग काम करेंगे, राइट। सो दिस वर और अपडेट विच वी आर सपोज टू नो। अब क्या हो रहा है, तो मारुति गलत तो नहीं कर रहा है। ये लोग इसमें क्या सोच रहे थे, इनका क्या टारगेट है। Maruti Suzuki is working on multiple technology for maximizing decarbonization of the fleet। देखो इनका फोकस ऑन ऑल टेक्नोलॉजी, बैटरी व्हीकल पे है ईवी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एचईवी, E20 एंड फ्लेक्स व्हीकल, बायो सीएनजी एंड सीएनजी। तो ये क्या है, राइट। हम देखते हैं इनके ऊपर भी। ठीक, मैं इंपॉर्टेंट चीजें ले रहा हूँ। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं, सेटिंग अप ईवी इकोसिस्टम इन इंडिया। सुजुकी ने, आपको ध्यान होगा, है सेटअप इंडिया फर्स्ट लियॉन सेल एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन जेवी विद तोशिबा एंड डेंसो। अभी कुछ समय पहले इनका ओपनिंग हुआ, राइट। तो ये लिथियम आयन सेल की बैटरी का एक पूरा अपना सेटअप इन्होंने डाला है। TDSG started production in 2021। We are also exporting batteries with made in India Leon cells। Amazing। Second manufacturing facility for Leon batteries being set up with an additional investment of 7,300 crore by Suzuki Motors। बढ़िया कर रहे हैं ये लोग। सी दिस इज फर्स्ट
लियोन बैटरी प्लांट, दिस इज सेकंड लियोन बैटरी प्लांट जस्ट ओपनड, अभी गुजरात में इनका एक बहुत ही बड़ा प्लांट दोस्तों शुरू हुआ है, राइट। और देखने लायक, सेटिंग अप ईवी इकोसिस्टम, या मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस पे, तो स्ट्रॉन्ग ईवी लाइनअप फॉर फ्यूचर। तो ये ईवी एक्स कंसेप्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी अनवेल्ड इन जनवरी 2023। बैटरी कैपेसिटी, ड्राइविंग रेंज, इंट्रोडक्शन 2024-25 में होगा, तो दोस्तों रेडी है ये लोग। इंट्रोड्यूसिंग 6 बैटरी ईवी व्हीकल बाय 2030 to 31, राइट। तो इनका रेशियो कुछ ऐसा होगा, ऐसा इनने सोचा है। बैटरी पे इनका टर्नओवर इनको लगता है 15%, आईसीई पे 60%, जिसमें सीएनजी, बायोगैस, इथेनॉल मिक्स फ्यूल और एचईवी में 25। दोस्तों क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं ये भी जरा देख लो। पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा लगता है इंडिया। दोस्तों अभी 2020 हमने ऑलरेडी देखा, करीबन 30 लाख के करीब दोस्तों गाड़ियां इंडिया में बिकी। ये बढ़ते बढ़ते दोस्तों 2030 तक 70 लाख गाड़ियों पे हम लोग पहुंचेंगे, तो अच्छा ग्रोथ है। इफ वी लुक टू सेल्स ऑफ टीवी, अगर पुराने टीवी होते, एलईडी नहीं आता, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं आता, तो टीवी का ग्रोथ अच्छा नहीं रहता। तो जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है वो भी दोस्तों अच्छा ग्रोथ देता है। सेम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ चेंज वी हैव सीन इन कार्स व्हीकल। देखो जो टेक्नोलॉजी लेके चले, टेस्ला जबरदस्त ग्रोथ किया मंदी में भी, जब सारी कंपनियों के वॉल्यूम डाउन हो रहे थे, टेस्ला के तो ग्रोथ 50% 100% से हो रहा था। तो ये और समय तक होगा, कुछ समय तक, जब तक पेनेट्रेशन नहीं। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज इनको भी बढ़िया ग्रोथ, राइट। तो यस, 15% जो मैंने आपको ग्रोथ बताया था ना, वो इसकी वजह से बताया था, बराबर। तो प्रोजेक्शन इनका क्या है, 70 लाख गाड़ियां अगर हर साल की बिकेगी दोस्तों, उसमें 2030 आते आते 30% बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां होगी। तो ये 30% बड़ा है कि 70% बड़ा है, ये 70 में भी इनका ध्यान होना चाहिए, 30 में भी रहेंगे, राइट। पर खाली 30 को फोकस करेंगे तो ये 70 कैटर कौन करेगा, ये भी तो सोचना चाहिए, राइट। सो एजम्पशन, टोटल पैसेंजर मार्केट मैंने बताया 70 लाख का। नाउ सी दिस डेटा इज अमेजिंग। क्यूमुलेटिव टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स, ये 8 साल की 43 मिलियन यानी 4.3 करोड़ के करीब टोटल गाड़ियां बिकने वाली है ये 8 साल, 43 मिलियन। उसमें ईवी दोस्तों 6 मिलियन रेंज, और दोस्तों क्यूमुलेटिव नॉन बीईवी सेल कितना रहेगा, करीबन 4 करोड़ गाड़ियां, 37 मिलियन। तो 86% दोस्तों टोटल देखे तो गाड़ियां नॉन ईवी बिकने वाली है। तो फिर इस पे इनका ध्यान रहना चाहिए कि नहीं। इधर 70, पर अभी तो कम है, तो 86% मार्केट को भी कैटर करना है। तो देयर इज स्टिल अ नॉन बीईवी सेल्स ऑफ 86% दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। एंड यस, अभी इनका मार्केट वही बड़ा है, फिर भी क्यों ना फोकस करें दोस्तों। दूसरा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, सी एस एच ईवी, प्योर बैटरी व्हीकल नहीं। अब ये इसलिए क्योंकि दोस्तों देखो, मोटर फॉर योर योर अभी जो गाड़ियां चलती है अपनी पेट्रोल डीजल वाली, बैटरी और ईवी एंड इन्वर्टर पावर कंट्रोल यूनिट, ये तीन मतलब इंजन प्लस फ्यूल सेल, ये आपकी इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी हाइब्रिड हुई। तो मेन क्या है दोस्तों, कोर कंपोनेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी आर सेम, है कि नहीं। नाउ अलग अलग मॉडल जो ये लोग दोस्तों लॉन्च कर रहे हैं, मैं इनके ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। ये देखना चाहिए दोस्तों, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एंड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, सीएनजी एंड सीबीजी में क्या हो रहा है। बिग अपॉर्चुनिटी फॉर डीकार्बनाइजेशन। 2015 में करीबन 1000 सीएनजी स्टेशन, अभी 4800 सीएनजी स्टेशन हुए। तो दोस्तों डबल, पिछले 2 साल में ही डबल हो गए स्टेशन, सीएनजी स्टेशन तो बढ़ते जा रहे हैं, राइट। और ये मैंने बताया 48 में से 1000 तो गुजरात के, राइट। तो गुजरात के 1000, 3000 हम कह सकते हैं दूसरे पूरे इंडिया में, ये नहीं होना चाहिए। और बढ़िया ग्रोथ होगा तो हर जगह सीएनजी यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है दोस्तों 17,000 आज के 5000 के सीएनजी स्टेशन को करीबन 18,000 ले जाए, राइट। एमएसआई मारुति सुजुकी का भी जो ये सेल्स है सीएनजी पे, ये भी देखो तगड़ा बढ़ता जा रहा है, 30% का ग्रोथ। क्यों, क्योंकि इतने सारे सीएनजी स्टेशन बढ़े। अब ये अगर 1700-700 होगा तो इनका सेल्स तो बढ़ना ही, इस पे फोकस नहीं करेंगे थोड़ी ना चलेगा, राइट। एंड दिस इज compressed biogas as transport fuel, this is a very good alternate which looking for,
solution to achieve carbon neutrality suited for India. See, from where carbon dioxide comes in atmosphere, photosynthesis से plant लेता है, animal काउ खाता है, इनको खाते हैं plants, eat, digest, फिर क्या कलेक्ट काउ डंग में से क्या होता है, प्रोड्यूस फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, और ये जो प्रोड्यूस फ्यूल एंड फर्टिलाइजर में से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और दूसरा दोस्तों आपकी गाड़ियों के लिए अगेन कार्बन डाइऑक्साइड करता है, और वो ये पूरी साइकिल चलती रहती है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, काउ डंग फ्रॉम 10 काउ इन वन डे इज इक्वल टू फ्यूल सप्लाई ऑफ 1 कार इन वन डे. मतलब एक गाड़ी 10 काउ, ये 10 काउ जो डंग देती है उसको एक गाड़ी से कोलिब्रेट करता है, राइट. डू नॉट फॉरगेट सीएनजी एंड बायोगैस ऑल्सो. तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ये लोग देखो डेवलप कर रहे हैं. अभी इनका डेवलप इंडिया फॉर फ्लेक्स मास सेगमेंट प्रोटोटाइप, जहां पे दोस्तों 80% 85% इथेनॉल पे चलने वाली है गाड़ी हो, राइट. दैट्स ग्रेट. रिड्यूसेस क्रूड ऑयल इंपोर्ट एंड बूस्ट एग्री बेस्ड इकोनॉमी. So this is all summary about Maruti. Maruti, multiple technology will be required toward decarbonization. Don't think on the single sided. The total carbon reduction of the fleet will depend upon not just the carbon reduction of its technology, but also the volume of the vehicle its technology can generate. दोस्तों इन डेटा के आधार पे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया 15% सेल्स ग्रोथ की उम्मीद हम रखेंगे ये दशक. अब गाड़ियां ही जब 30 लाख से 70 लाख पहुंचने वाली है, राइट. और उसके बाद 2035 में मैंने 12% ग्रोथ डाला हो, राइट. सो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग. See, this is the Maruti where we have seen a 5-year correction because there were no volume. Same year you can see for Bharti Airtel. जब वहां पे भी वॉल्यूम ग्रोथ था ही नहीं, पूरा पेनिट्रेशन अपने नॉर्मल जो पुराने फोन आते थे इनका था, राइट. तो करेक्शन में थे. फिर आई अपनी टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन का जमाना, जियो लेके आए, और फिर देखो अगेन इनमें रैली आई. हमने ये समय बताया आपको कि अब ग्राहक बढ़ रहे, ध्यान देना. ये रैली मिली कि नहीं, बढ़िया. सेम थिंग वी हैव इवन डिस्कस्ड ऑन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. दोस्तों कितना लंबा करेक्शन, ये पूरा एनपीए वाला टाइम था. दिस वाज वैल्यू बाइंग. हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये लो एनपीए है दूसरी बैंकों के सामने, और अब एनपीए सुधर रहे. आज इस साल ऐसा है कि सारी बैंक प्रॉफिट में आ गए, पर अपने को अलर्ट तो इधर से रहना था. यही टाइम है दोस्तों, मैं मारुति में आपको एडवांस में अलर्ट बता रहा हूँ. वॉल्यूम सुधर रहे, रेडी रहो, राइट. फिर हम लेट जगेंगे, कोई काम का नहीं, बराबर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मारुति. वाज ग्रेट टॉकिंग विद एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी.